अभी थर्ड पार्ट है हमारे पास CH3 रेडिकल, CH3CH रेडिकल एंड CH3 एंड थर्ड वन इज CH3 होल थ्राइस C रेडिकल। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन से, इसका मतलब दिस इज टर्शरी फ्री रेडिकल। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है 2 से, इसका मतलब दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये कार्बन किसी से भी अटैच नहीं है तो दिस कम्स अंडर प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की है तो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी की, हाँ जी, तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये जो सीक्वेंस लिखा है इसी सीक्वेंस में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड of CH3 CH2 CH2 Br the inductive effect is expected to be the least। 3 हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है। पूछा है इन तीनों में से किसके ऊपर सबसे लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट इज लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस पे है वो हमें बताना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिपेंड करता है। जैसे जैसे एक कार्बन के साथ का पोलर बॉन्ड, अब यहाँ पे ब्रोमीन और कार्बन के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है दिस बॉन्ड इज पोलर, दिस इज पोलर बॉन्ड। इस बॉन्ड से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस बॉन्ड से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है वो कम होता जाएगा। मतलब इस बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, उससे कम इसमें, और सबसे कम होगा इसमें। तो लीस्ट हमारे पास सबसे कम जो कार्बन जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है वो ऑब्जर्व हो रहा है इसमें CH3 CH2 वाले में। इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिक्रीज ऑब्जर्व होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है ब्रोमीन के विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्टेंस है वो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का सबसे ज़्यादा है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस के साथ जो है डिक्रीज करता है एज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ CH3 CO CH3। तो बेसिकली हमारे पास कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O CH3। दिस इज मिथॉक्सी इथेनोएट, मिथॉक्सी इथेनोएट। इसमें पूछ रहा है कि ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर है, दीज आर नॉट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द रियल स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों है? एक तो इन दोनों में जो है 4 सेपरेशन हुई है, हमारे पास सेम एटम जो साथ साथ में लगे हैं उन पे 4 सेपरेशन जो हो वो, अगर 4 सेपरेशन है तो दैट इज़ नॉट फेवरेबल। ऐसा 4 सेपरेशन जो है दैट इज़ नॉट फेवरेबल, दिस इज़ प्रोवाइडिंग अनस्टेबिलिटी, दिस इज़ अनस्टेबल। और 4 सेपरेशन जो है उसमें डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गया। फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में 4 सेपरेशन का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो हमारे पास जितना ज़्यादा चार सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो अनस्टेबल होती है। और अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल है तो वो रियल स्ट्रक्चर में उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं दीज आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग मेजरली टूवर्ड्स द, दीज आर नॉट द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मिथॉक्सी इथेनोएट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक। अच्छा वो है, ये केस बेस्ड है तो ये पैराग्राफ दे रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द 2 मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए 2 मेथड्स के नाम पूछ रहा है, दैट इज डूमास मेथड एंड जल्दाल मेथड। 2 मेथड हैं, डूमास मेथड एंड जल्दाल मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास 29.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन वाज डाइजेस्टेड
according to Jaldal's method, and the evolved ammonia was absorbed into 50 ml of in 20 ml of 0.1 normal HCl solution. The excess of acid required 15 ml of 0.1 normal NaOH solution. For complete neutralization, calculate the percentage of nitrogen in the compound. नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज जो है वो प्रेजेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेस जो है HCl का प्रेजेंट है और NaOH जो है 15 ml है. दोनों का नॉर्मेलिटी सेम दे रखा है. अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है HCl का वो दे रखा है 20 ml और कंसनट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर. तो अगर हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ HCl किसके बराबर आ गया, कंसनट्रेशन दैट इज़ 0.1 इंटू वॉल्यूम. अब मोल यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी दे रखी है इसी को अगर मोलैरिटी में करूँगा तो सेम आंसर आएगा 0.1. तो इसको मैं डायरेक्टली मोलैरिटी में लिख रहा हूँ. और साथ में वॉल्यूम यहाँ पे ml में है लेकिन मोलैरिटी के फॉर्मूला में लीटर में होती है. तो इसी ml को मैं जो है कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, लीटर में, इंटू 10⁻³ तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.002 मोल. इसको अगर हम डेसिमल को न्यूट्रलाइज करते हैं तो दिस इज़ 2 मिली मोल. इसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे NaOH के. NaOH में भी 0.1 आ गया मोलैरिटी और साथ में आ गया 15 इंटू 10⁻³ विच कम्स आउट टू बी 0.0015 मोल. इसको मिली मोल में कर लो तो 1.5 मिली मोल. अब HCl जो है वो एक्सेस में है, मतलब ज़्यादा है, उसका अमाउंट 2 मोल है और हमारे पास जो NaOH है उसका 1.5 मोल है. तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स HCl के रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ, क्योंकि जल्दाल मेथड में जो है अमोनिया के साथ जो है HCl रिएक्ट करता है, तो वो जितना HCl बच जाएगा NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद, तो लेफ्ट अमाउंट कितना हो गया HCl का, दैट इज़ 2 - 1.5 मिली मोल, दैट इज़ 0.5 मिली मोल. और इतने ही मोल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट्स विद अमोनिया NH3. अब जो मास है नाइट्रोजन का डिपेंडिंग अपॉन अमोनिया, हमारे पास मास जो है वो नाइट्रोजन का वो कितना आ गया, मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. वो कितने बनेंगे, क्योंकि अमोनिया में एक ही नाइट्रोजन है तो इसके मोल्स, नाइट्रोजन के मोल्स भी कितने होंगे 0.5 सेम होंगे मिली मोल इनटू मास ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का मास कितना 14. अब यहाँ पे मिली मोल है तो अदरवाइज तो 14 ग्राम पर मोल होता है ना. अब इसको भी मिली मोल में करना पड़ेगा तभी ये जो है कन्वर्ट होगा. तो 0.5 इंटू 14 मिलीग्राम पर मिली मोल, और जो पर मिली मोल था इसको पर मिली मोल में किया और ये कैंसिल आउट हो गया दोनों, तो मैं मिलीग्राम ही लिख रहा हूँ साथ में सिर्फ. तो दिस कम्स आउट टू बी 7 मिलीग्राम. नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गए, या मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया हमारे पास. दिस इज मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया 7 मिलीग्राम. अभी परसेंटेज जब निकालनी है हमने, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि मास नाइट्रोजन का कितना बना 7 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना गिवन था 29.5. अब दोनों मिलीग्राम में है, ये भी मिलीग्राम में, ये भी मिलीग्राम में, तो इसके यूनिट्स जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और परसेंटेज निकालते हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से. तो आंसर आपका आ जाएगा 23.73%. ठीक है जी. इस तरह से इसको आपने कैलकुलेट करना है. यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि बुक में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके जो है कैलकुलेशन की है. यहाँ पे आपने ये देखना है कि एसिड जो है वो अलग है, HCl की बात हुई है
तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ 0.2175 ग्राम विच इन द केरिस मेथड गेव 0.5825 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है उसके बारे में जो है बात हो रही है, कितना परसेंटेज जो है निकलेगा। तो कैसे निकालते हैं कि मास कितना आ गया, सल्फ़र का मास कितना आ गया 32 इंटू बेरियम सल्फेट बना कितना 0.5825 डिवाइडेड बाय जो बेरियम सल्फेट है उसका मोलर मास कितना 233 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा था 0.2175। तो ये रफली आपका आ जाएगा 35%। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगना था और दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट है इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 50 ml of nitrogen collected over nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 mm pressure. Calculate the percentage composite। ये तो NCERT का क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। दिस इज NCERT प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम है ये, NCERT प्रॉब्लम है ये, बुक में सॉल्व है, ये आपने खुद करनी। ठीक है जी। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट विच इज़ एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली in an organic compound when it is heated with a dry copper oxide in the atmosphere of carbon dioxide gas. So basically this is explaining Dumas method. Dumas method को आप क्लोजली पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है एलिमेंट की एस्टिमेशन जो है ऐसे ही करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ जो हीट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखें, ड्राई कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है हमारे पास जो है यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन जो है हो रही होती है। और डूमा मेथड जो है दैट इज़ एसेंशियली फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ एसेंशियली फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है डाईफिनाइल कीटोन डज नॉट शो टोटोमेरिज्म। वाई? जो डाईफिनाइल एसीटोन है उसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट है। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ गया ये फिनाइल, मतलब बेंजीन लगी है। तो इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। इस तरह से यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। एंड देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। टोटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है, दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन। तो क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि देर इज़ द एब्सेंस ऑफ द अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसलिए हमारे पास ये जो डाईफिनाइल कीटोन है दिस विल नॉट बी एबल टू शो द टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर 2,3 डाईब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखें, वर्ड रूट है यहाँ पे पेंट 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हम करते हैं इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। 2 और 3 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे Br है, 3rd पे Br है, 2 3 ब्रोमो डाई ब्रोमो 1 फिनाइल, फर्स्ट पे लगा है फिनाइल, मतलब ऐसा। ठीक है जी, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल हमें निकालना है। हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है चलती है टर्शरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड लास्टली मिथाइल। मोस्ट स्टेबल कौन सा है हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा। दिस इज मिथाइल, दिस इज कार्बन पे 2 CH3 लगे हैं, मतलब कार्बन लगा है 2 फर्दर कार्बन से, इसका मतलब दिस इज सेकेंडरी। ये कार्बन एक ही CH3 से लगा है प्राइमरी, ये कार्बन 3 CH3 से लगा है, दिस इज टर्शरी। तो दिस इज मोस्ट स्टेबल।
रीज़न क्या है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज़्यादा उसका पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें डिस्पर्जल होगा। क्या होगा? डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। और जितना ज़्यादा डिस्पर्जल ऑफ चार्ज है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो रहेगी। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास HBr जो है CH3 ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। कार्बन 3 CH3 हैं, 2 कार्बन लगे हैं बेसिकली, और 3 CH3 हैं, 1 2 और 3, और इसके ऊपर लगा है OH। इसमें डाला HBr और हमारे पास बना क्या? 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3। फर्स्ट वाले कार्बन पे 2 CH3 हैं, 1 और 2, 1 2 3, 2 कार्बन। इसी पे क्या लगा है? Br भी लगा है। ठीक है जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दिस इज़ बेसिकली यहाँ पे वाटर निकला है और साथ में ना, तो ये तो अंडरस्टूड है कि OH की जगह Br आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हो रही है सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे क्या हो रही है? सब्सटीट्यूशन हो रही है। लेकिन द थिंग इज कि सब्सटीट्यूशन करवा कौन रहा है? इलेक्ट्रोफाइल करवा रहा है कि न्यूक्लियोफाइल करवा रहा है? अब HBr इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव जो है उसका अटैक होगा पहले किस पे? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। इसका मतलब दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि H पॉजिटिव इज अ इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। एक रिएक्शन में स्पीशीज पहले कौन सी अटैक कर रही है उसके हिसाब से जो है नाम स्पीशीज का जो है रखा जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द टू इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड वाई। यहाँ पे 2 स्पीशीज दे रखी हैं, एक है नाइट्रोजन CH2 CHO, और यहाँ पे है NO2, और एक है CH3 CH2O CH2। एक मिनट ज़रा मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, यहाँ शायद नेगेटिव चार्ज आएगा। जी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, CH2 आया मेरे ख्याल से, CH2O नेगेटिव ऐसे है। NO2 CH2 CH2O नेगेटिव एंड CH3 CH2O नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज इंटेंसिफाइड, उसका अमाउंट जो है बढ़ जा रहा है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव के चार्ज के साथ एक लगा है CH3 CH2 वाला ग्रुप, विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। नो डाउट यहाँ पे भी CH2 CH2 लगा है विच इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, लेकिन इसी के ऊपर एक NO2 ग्रुप लगा है जो इस पूरे ग्रुप को कंबाइनली क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज का क्या करवाएगा? डिस्पर्सल करवाएगा। तो यहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ चार्ज है जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ चार्ज नहीं है, इसलिए दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल ड्यू टू द ग्रेटर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ ग्रेटर dispersal of
चार्ज। जितना ज़्यादा डिस्पर्सल ज़्यादा है उतना ज़्यादा जो है हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नेम्ड एज 4,4 डाईमिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। 4,4 डाईमिथाइल 3 इथाइल पेंटेन जो है, राइट इट्स करेक्ट नेम इफ रिक्वायर्ड। अच्छा जी, ये भी चेक करना है कि ये नेम जो है वो करेक्ट भी है कि नहीं। तो वर्ड रूट आ गई पेंट, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 4 पे 2 मिथाइल लगे हैं, 4 पे 2 मिथाइल लगे हैं और 3 पे लगा है इथाइल। ये ठीक है जी। तो अगर इसकी हम नेमिंग करें तो नंबरिंग ऑब्वियसली गलत हुई थी। नंबरिंग जो है इस तरफ से होगी क्योंकि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है नियर इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे चलनी है नेमिंग। तो 2 पे क्या आएगा, 2 मिथाइल और 3 पे क्या आ गया, इथाइल। तो बाकी सब ठीक। सॉरी, लिखना भी कैसे है, अल्फ़ाबेटिक लिखना था, इसने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं यूज़ किया है। दिस नेमिंग इज़ करेक्ट। 2 फॉल्ट है इसमें, एक तो नंबरिंग का और एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का। तो आंसर शुड बी 3 इथाइल 2,2 डाईमिथाइल, 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 0.16 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाज हीटेड इन केरियस ट्यूब एंड द सल्फ्यूरिक एसिड formed was precipitated as barium sulfate with barium chloride BaCl2. The mass of the dry barium sulfate was 0.35 gram. Calculate the percentage of sulfur. सल्फ़र का परसेंटेज जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला जो है आपको बता रखा है कि परसेंटेज ऑफ सल्फ़र निकालने के लिए मास ऑफ सल्फ़र 32 इंटू कितना बेरियम सल्फेट बना है 0.35 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है बेरियम सल्फेट का दैट इज़ 233 डिवाइडेड बाय कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे रखा था 0.16 इंटू 100। दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 30%। ठीक है जी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो आइडेंटिफाई करना है, तो दोनों में जहाँ पे डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव। और कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन उसके मूव कर रहे हैं टुवर्ड द ऑक्सीजन, तो कार्बन पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और दूसरा जिस पे नेगेटिव चार्ज आ गया वो आ गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है जी। रीज़न भी पूछ रहा है, तो कार्बन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह जो है बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ ड्यूरिंग लसांजिस टेस्ट। जब ब्लड रेड कलरेशन आ रही है दैट मीन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है वो साइमल्टेनियसली जो है प्रेजेंट है। अगर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सोडियम थायोसाइनेट, जो कि कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास वहाँ पे ब्लड रेड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मिथॉक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनोएट। तो बेसिकली पेंटेनोएट है तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। O8 है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा और साथ में एक ऑक्सीजन और आएगा। मिथॉक्सी लगा है तो OCH3 आ गया। 4 पे 1 2 3 4 पे आ गया हमारे पास ऑक्सो, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O। थोड़ा ध्यान दे, मिथॉक्सी मतलब OCH3, 4 ऑक्सो 1 2 3 4 ऑक्सो का मतलब यहाँ पे आ गया कीटोन, और पेंटेनोएट मतलब टोटल कार्बन थे 5, O8 लगा है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेटाइन। CH3CO नेगेटिव इज एसीटेटाइन। एसीटेटाइन का हमें क्या बनाना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है उसको हमने ड्रॉ करना है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमारे पास आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है अपने यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। हमारे पास आ गया CH3 C, ऑक्सीजन आ गया विद द नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ गया O। ये हमारे पास दो क्या आ गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसको हल्का सा
साइज जो है वो कम कर देते हैं ताकि आपको चार्ज जो है वो भी दिख जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द आइसोमरिज्म दैट इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर। हमारे पास दो कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक CH3 लगा है और एक दो तीन कार्बन लगे हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास ऑक्सीजन जिसके दोनों तरफ जो है दो दो कार्बन प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन के अराउंड जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 और 2 हैं, यहाँ पे 1 और 3 है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, मेटामेरिज्म। दोनों आपस में शो कर रहे हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद सोडियम टू टेस्ट हेलोजन फॉर टेस्टिंग हेलोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन सोडियम साइनाइड, सल्फर सोडियम सल्फाइड और हेलोजन जो है वो सोडियम हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा विच आर आयोनिक। और जब आयोनिक होंगे दे कैन बी इजीली डिटेक्टेड, इसलिए सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट जो है वो परफॉर्म भी किया जाता है। नेक्स्ट आ गया गिव द IUPAC नेम। IUPAC नेम जो है वो कैसे निकलेगा, दिस इज मिथॉक्सी। ये हमारे पास इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, नंबरिंग होगी यहाँ से 3 4 5 6 लिखेंगे। 1 इथाइल, 2 मिथॉक्सी, 6 कार्बन है, दिस इज बेंजीन, सीधा आ जाएगा बेंजीन। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा नहीं होगा तो बात चल जाती है इंडक्टिव इफेक्ट में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना जो है वो ज़रूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी पोजीशन जो है वो छोड़ देते हैं इजीली। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है और यहाँ पे कोई भी हेलोजन जो है वो एज सच नहीं लगा है। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक बता रहे हैं, ये उससे कम, ये सबसे कम। तो इफेक्ट जो काम कर रहा है हेलोजन जो है वो -I इफेक्ट जो है वो लगाएगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, क्लोरीन उससे कम, और CH3 जहाँ पे कोई भी हेलोजन नहीं लगा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इफेक्टिवली जो है नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन वाला एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। द इफेक्ट दैट इज इन्वॉल्व इज -I इफेक्ट। ऐसी सेम सिचुएशन जो है सेकंड क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पे हेलोजन न लगा के एल्काइल ग्रुप जो है लगाया गया है, और एल्काइल ग्रुप जो है वो +I इफेक्ट जो है वो शो करता है। और जितने ज़्यादा +I इफेक्ट वाले ग्रुप लगे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ जाने से या बड़ा ज़्यादा कम हो जाने से जो है मतलब इंटेंसिफिकेशन ऑफ एनी चार्ज, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमारे पास अनस्टेबिलिटी जो है आती है। और अगर अनस्टेबिलिटी है दैट मीन्स उसकी फॉर्मेशन ईजिली नहीं हो पाएगी। अगर फॉर्मेशन ईजिली नहीं हो रही है दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 CH3 लगे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंटेंसीफाई हो रहा है, और इंटेंसीफाई होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे एक ही CH3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दैट मीन दिस इज मोस्ट एसिडिक ड्यू टू द लीस्ट, यहाँ पे इसमें क्या है लीस्ट +I इफेक्ट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, डी इंटेंसिफिकेशन, किसी भी चार्ज का डी इंटेंसिफिकेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो हमारे पास स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम। यहाँ पे IUPAC नेम हमने लिखनी है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 4 और 5 कार्बन है, पेंट। 3 पे लगा है डबल बॉन्ड, 3 इन, फर्स्ट पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट आ गया डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है इट इज बेस्ड अपॉन पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है जी, पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट्स बेसिकली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेसिकली इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर,
इसके अलावा जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट है, पेट्रोलियम के कंपोनेंट है जो है वो भी किससे सेपरेट होते हैं, यूजिंग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आ गया अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी में हमने अरेंज करना है, दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज मिथाइल। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो मिथाइल सबसे पहले आ गया, मिथाइल के बाद आ गया हमारे पास प्राइमरी, फिर आ गया सेकेंडरी, फिर आ जाएगा टर्शरी। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर देंगे। हाउ कैन इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की बात करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है किसका, मिथाइल का। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, डिस्पर्स होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो तीनों क्या कर रहे हैं, सी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक कार्बन पे था वो तीनों कार्बन पे आ गए। अगर तीनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा आ गया तो क्या होगा हमारे पास, डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। और जितना ज़्यादा डिस्पर्जल ऑफ चार्ज है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। उस तरह से अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हमें बताता है अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से। तो टर्शरी में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे है 9 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंडरी में कितने हैं, यहाँ पे है 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ज़्यादा हमारे पास रहेगी स्टेबिलिटी। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मिथाइल कार्बोकेटाइन इंडिकेटिंग द शेप। मिथाइल कार्बोकेटाइन की हमने, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसकी ऑर्बिटल डायग्राम जो है हमने बनानी है। तो हमारे पास आ गया कार्बन, ये आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो शेप क्या होगी, शेप आ गई हमारे पास ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर शेप आ गई ट्राइंगुलर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। ठीक है।